इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं करा रहा, ठीक है ना। ये बस रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना, जो काम की चीजें मैं बस वो डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो चीज जिस चीज में आप डील करते हैं, प्लीज जो आपका मेन बिजनेस है, तो कुछ मेंशन नहीं है तो आप एक नॉन फाइनेंस कंपनी है। कुछ मेंशन नहीं है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो आप नॉन फाइनेंस कंपनी है। तो दो टाइप की कंपनीज मानी जाती हैं, एक नॉन फाइनेंस और एक फाइनेंस। फाइनेंस कंपनीज मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आप एक फाइनेंस कंपनी है, तो अदर्स नॉन फाइनेंस कंपनी, उनके लिए सब सारा सेम रहता है डिस्क्लोजर। फाइनेंस कंपनी का तो काम ही बिल्कुल अलग हो गया ना, मतलब उनका तो काम ही लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना है। तो उनके लिए तो इंटरेस्ट रिसीव जो कर रहे हैं वो, उनकी वो ऑपरेटिंग इनकम है, उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उनके लिए अदर इनकम नहीं है। तो इसलिए वो आगे जाके यूज होगा, बट स्टिल पता होना चाहिए दो टाइप की कंपनीज होती हैं, ब्रॉडली होती तो बढ़ती काफी सारी हैं। रियल एस्टेट कंपनी अलग होती है, म्यूचुअल फंड हाउसेज अलग होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ ब्रॉडली, अभी के लिए ब्रॉडली दो टाइप की कंपनीज हैं। एक फाइनेंस कंपनी, जिनका बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका काम है लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना, उनके पैसों से इन्वेस्टमेंट करना, पैसों से रिलेटेड वो चीजें कर रहे हैं। एक है नॉन फाइनेंस कंपनीज, अदर्स। तो अभी हमने जितनी भी बातें करी वो नॉन फाइनेंस कंपनी के हिसाब से अभी बातें करी, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अदर इनकम के एग्जांपल आपको बता दिए, रेंट रिसीट, कुछ बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग है रेवेन्यू के अलावा। बट रेवेन्यू में ध्यान क्या रखना है, सेल ऑफ स्क्रैप भी, सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू इनकम माना जाता है, प्लीज, वो 11th में भी था। तो एग्जांपल्स के लिए जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस के एग्जांपल्स क्या है, जस्ट रीड वंस। काम की बात पे आऊंगा मैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारी चीजें जो पता होनी चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेंज इन्वेंटरी का मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सर इकोनॉमिक्स में तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, वहां पर्पस अलग है, वहां पर्पस अलग है। वहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस साल और कितना एडिशन हुआ प्रोडक्शन को, हमें ये निकालना है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहां पर्पस अलग है कि एंड में मेरे पास पड़ा था 50,000, स्टार्टिंग में था 20,000, तो ऐड कितना हुआ, कह रहा 30,000 और इस साल बनाया होगा। वहां पर्पस था और कितनी प्रोडक्शन हुई, यहाँ पे कितना कंज्यूम कर लिया मैंने, तो वो इस पीरियड का खर्चा माना जाएगा। कह रहे पहले से था 50,000, एंड में बचा से 20,000, तो कह रहे 30,000 कंज्यूम कर गए होगे ना। प्लीज, अकाउंट्स में चेंज इन इन्वेंट्री अलग है, तो इसलिए ओपनिंग रिक्वायरमेंट ही अलग है, लॉजिक अलग है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इकोनॉमिक्स में अलग है, नेशनल इनकम। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लीज जस्ट रीड वंस, सारे जरूर रीड करना, ठीक है ना। बता ही दिया कि इसमें कुछ भी आ सकता है आपका, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एंड कैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है। अब जो काम की बात है, अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कहाँ आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट या नहीं, बैंक चार्जेस कहाँ आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आने तो चाहिए। तो ये तो कवर कर दिया दोनों पॉइंट, आएंगे या नहीं आएंगे आई डोंट नो, आने चाहिए, यस आने चाहिए, और नहीं आएंगे। ध्यान से देखना, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट होता है फाइनेंस करा आपने, पैसे बोरो करे हैं आपने, लोन लिया है आपने, फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस, आपने बैंक अकाउंट खोला है, आपको डेबिट कार्ड चार्जेस आ गए, लोन थोड़ी ना लिया कोई, आपके चेकबुक चार्जेस आ गए, कोई भी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी उसके चार्जेस इंपोज कर दिए, लॉकर चार्जेस आ गए, क्या लोन बोरो किया है, नहीं। तो बैंक चार्जेस, तो ये मतलब ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हो गए, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इसलिए मैंने कहते जस्ट रीड वंस, उसमें भी जहां अटकोगे प्लीज मेरे से मीनिंग डिस्कस कर लेना। बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस में आता है, इट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, इट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इज अ फाइनेंस कॉस्ट। लोन प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, दो ही ऑप्शन है, या तो आएगा या नहीं आएगा। आपका क्या कहना है, श्योर, श्योर, हाँ ये ठीक है ना, श्योर कैसे हो सकते हो, अभी 2 मिनट पहले आइटम सुना, अभी श्योर भी हो गए।
श्योर? ना ना ना, वो नहीं, वो कभी नहीं। आर यू श्योर? ये कैसा श्योर है? व्हेन यू आर नॉट श्योर देन यू यूज 50-50। श्योर? बड़े कॉन्फिडेंस से है, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो? कैसी बात है कर? नो आइडिया। क्या क्वेश्चन है? आएगा तो, लेकिन एक बार आप बताओ। गुड। प्रोसेसिंग फीस कहाँ आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? एक्सपेंसेस में? कौन से हेड में? क्वेश्चन है कौन से हेड में आएगा, आएगा तो सही। कौन से हेड में? हो सकता है, बड़ा नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम आएगा नहीं आएगा में ना। ये देख रहा था इसने क्या बोला। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है? किसमें? हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि लोन प्रोसेसिंग फीस लोन बोरो करने के टाइम ही दी जाती है, तो वो लोन से रिलेटेड खर्चा ही माना जा रहा है। बैंक चार्जेस नहीं आएंगे, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट माने जाए। अभी मैं बोलूं फिर आप बोलो। फाइनेंस कॉस्ट, बाकी इंटरेस्ट तो आ ही गया आपका सारा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सब कुछ आ गया, सब बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हो या किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो, वो सब इसमें आ गया। Also includes expenses incurred for borrowing such as loan processing fees, discount on issue of debentures, premium on redemption of debentures। एक्सपेंस की बात हो रही है, अगर सिर्फ प्रीमियम लिखा है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लाइबिलिटी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दैट इज अ लॉस, दैट इज एन एक्सपेंस। सर क्या? अरे एक अकाउंट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दैट इज अ लाइबिलिटी, लॉस ऑन इशू वो है एक्सपेंस, उसकी बात हो रही है। तो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से जो लॉस, वो एक्सपेंस में आएगा ना। प्रीमियम तो लाइबिलिटी है, वो तो क्रेडिट आइटम है। पिछले जन्म में क्या था डिबेंचर्स, याद है? ऐसे देख रहे हो मुझे सब, ये सब कब बताया आपने? Oh, Jesus. As these expenses are incurred by the company for borrowings, however, bank charges are not shown under finance cost। कहाँ जाएंगे वो? अदर एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉर्मल सी बात है। अदर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड वंस, मतलब जो किसी स्पेसिफिक हेड में नहीं आया वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसमें कैरेज भी हो सकता है, इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें ऑपरेटिंग भी हो सकता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। कोई डाउट? ठीक है, बिल्कुल आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंच, क्या बोला आपने? री इशू ऑफ शेयर्स, वो तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स तो कोई अकाउंट ही नहीं होता। इट इज अ सिचुएशन, इफ द शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, जो पैसा आपने फोरफीट कर रखा था वो यूज हो रहा है, तो अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुआ, तो उसकी प्रेजेंटेशन पे क्या ही डिस्कशन करी जाए। क्लियर हो गया आपका ना, कि डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स, it is a situation in which the discount account is not open separately, discount amount is adjusted against the amount forfeited, तो वो जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर को डेबिट हो रहा होता है, फॉरफीटेड शेयर्स को। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व, कि सर हमने अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे देने हैं, अभी दिए नहीं है, अभी हो सकता है दें, तो ये हो गया। तो जब तक नहीं दिए तब तक तो वो एक रिजर्व में आ रहे हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। सर मैं बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो जब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो अकाउंट का नाम होता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस।
अकाउंट का नाम होता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर उस अकाउंट का नाम है जो डिस्काउंट दिया ना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता। चलो बेटा बस, सब आपकी बारी।